question from this. So now let us understand what is this contract of indemnity and guarantee. बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होती है इंडेमनिटी और गारंटी में, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. सी, section 124 to 147 are specifying these different specific types of contracts. इंडेमनिटी में क्या होता है कि आप किसी को उसके नुकसान के अगेंस्ट उसको सिक्योर कर रहे हो या फिर उसका नुकसान मेक गुड कर रहे हो. तो ये होता है इंडेमनिटी. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं कि लेटर से आपके पास मिस्टर बी लोन लेने आए हैं और मैं आपको कह रही हूं कि आप मिस्टर बी को लोन दे दो. तो आप कहते हो कि भाई मैं क्यों दूं, कल को ये ना दे मुझे वापस. तो मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप दे दो. अगर ये कुछ नहीं देंगे या आपको केस करना पड़ेगा तो यू मेक आई विल मेक श्योर दैट यू डोंट सफर अ लॉस. ठीक है. तो मैं उसकी पेमेंट की एसेस गारंटी नहीं कर रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, आपको कुछ भी अगर इस पे केस करना पड़ेगा या आपको कोई नुकसान जो है वो नहीं होने देगा, तो एक तरीके से मैं आपको इंडेमनीफाई करने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि जैसे हमारा कॉलेज का आई कार्ड गुम हो जाता है या हमारा कोई भी नॉर्मल आईडी कार्ड भी गुम हो जाता है, तो वो आपसे एक इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करवाते हैं. कई बार शेयर सर्टिफिकेट भी गुम होते हैं, तब भी इंडेमनिटी बॉन्ड साइन होता है. और इंडेमनिटी बॉन्ड क्या होता है? लेट अस से अगर मैं एक्स कंपनी की शेयर होल्डर हूँ और मुझसे उनका शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया, तो अब मैं उनके पास डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट लेने के लिए जाऊंगी. तो वो बोलेंगे कि हमें क्या पता गुम हो गया, एक एफआईआर लिखवाओ पहले तो कि भाई हाँ सच में यहाँ पर गुम हुआ एंड ऑल दैट. और दूसरा, कल को तुम्हें पुराना वाला मिल जाता है और तुम्हारे पास ये नया वाला भी है, तो उसमें अगर 100 शेयर थे, इसमें 100 शेयर है, तो तुम तो अपने आप को 200 शेयर होल्डर प्रूव करके अपनी पोजीशन को मिसयूज कर सकते हो. तो मुझे ये लिख के दो कि तुम ऐसा नहीं करोगे. सो बेसिकली व्हेन आई एम willing to and I promise to indemnify the company for any loss which might arise because of my statement not being true, yeah, I've lost a share certificate, so that would be a case of indemnity. Now, अगर हम इसको सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करें, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे को सेव करने से फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन. तो मेरे कंडक्ट से या किसी और कंडक्ट के इधर वेज से आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. Just go through this example once. Here also Mr. X has basically contracted with the Indian government कि वो वापस आएंगे पढ़ाई करके बाहर से और फिर इंडियन गवर्नमेंट में ही 5 years की जॉब करेंगे. और अगर ऐसा वो नहीं करते, मान लीजिए बाहर जाकर उनका मन बदल जाता है और वो ऐसा नहीं करते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को कुछ मनी रियम्बर्स करनी होगी. सो दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. यहाँ पर देखिए हिमसेल्फ वाला केस है कि मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मैं आऊंगी और नहीं आऊंगी तो मैं नुकसान भरूंगी. इवन शेयर सर्टिफिकेट वाले केस में, आईडी कार्ड वाले में भी हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बोल रहे थे. जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि भाई आप इनके साथ डीलिंग कर लो, ट्रांजैक्शन कर लो, अगर आपको कोई भी नुकसान होगा तो वो मैं भरपाई कर दूंगी. तो दैट वाज अ केस व्हेन इट वाज बिकॉज ऑफ द कंडक्ट ऑफ समबडी एल्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पार्टीज, द पार्टी हु प्रोमिसेस टू इंडेमनिफाई, उसका नाम क्या रहेगा? इंडेमनिफायर. जो ये बोलेगा कि भाई मैं आपको नुकसान होने से बचाऊंगा, आई विल सेव यू फ्रॉम द लॉस, देन दैट इज इंडेमनिफायर. और जिसको बोला जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि आपका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, उसको हम इंडेमनिफाइड बोलते हैं या इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं. एग्जाम्पल 2 और 3 एक बार क्विकली गो थ्रू कीजिए, फिर उसको भी एक्सप्लेन करते हैं. जस्ट लेट मी नो वंस यू रेड. एग्जाम्पल 2 और 3 आपने रीड कर लिया?
Yes, ma'am. राइट ना, एग्जाम्पल टू को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। A may contract to indemnify B against the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of 5,000 advanced by C to B. C ने B को कुछ पैसे दिए हैं, ठीक है, B को वापस देने होंगे। हो सकता है वो ना दे, तो C उसके ऊपर एक्शन लेगा। ए कहता है कि उस एक्शन के टाइम मैं तुम्हें इंडेमनिफाई कर दूंगा, ठीक है। ए जो है वो बी को कहता है कि मैं तुम्हें उस टाइम इंडेमनिफाई कर दूंगा। So in consequence, when B who is called upon to pay the sum of money to C fails to do so, यानी B अगर पेमेंट नहीं कर पाता है, C would be able to recover the amount from A, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा है कि वो उसको नुकसान नहीं होने देगा, ठीक है। सेम जो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था। देन एग्जांपल थ्री में क्या है, एक्स में एग्री टू इंडेमनिफाई वाई फॉर एनी लॉस और डैमेज दैट मे अकर इफ अ ट्री ऑन वाइज नेबरिंग प्रॉपर्टी ब्लोज ओवर। तो भाई मैं आपको ये कह रही हूं कि अगर आपको कोई नुकसान होता है, अगर ट्री जो है नेबरिंग प्रॉपर्टी में वो टूट जाता है, गिर जाता है, और यहाँ पर देखिए एक्चुअली ऐसा हो भी जाता है, उसकी वाई की जो फेंस है वो टूट जाती है, तो एक्स ने जो प्रॉमिस किया था भाई मेरी किसी भी एक्टिविटी की वजह से ये पेड़ गिर जाता है आपके ऊपर या आपकी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मैं नुकसान भरूंगा, और ऐसा सच में हो जाता है, सो एक्स विल बी लायबल फॉर द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग द फेंस। However, the above definition restricts the scope of contracts of indemnity in as much as it covers only the loss caused by the conduct of the promisor himself or the conduct of any other person. That means loss which is occasioned by an accident not caused by any person, that is, which is by the act of God or natural event, that is not covered. So if there is, now this was basically, कि वो ब्लोवर तो हवा से ही होगा, नेचुरल एक्ट से ही होगा, आई कांट चेंज दैट। बट अदरवाइज मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन वाला केस है, मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस केस में अगर मैं बोलती हूँ, तो वहां पर मैं अपने ही एक्ट के लिए बोल सकती हूँ, गॉड के एक्ट के लिए उसको, मतलब मैं इंडेमनिफाई गॉड के एक्ट के लिए नहीं बोलती, या मेरे एक्ट की वजह से, या मान लो जो मेरी लेबरर लगी हुई है उसकी वजह से आपके घर में कोई नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए अगर मैंने इंडेमनिफिकेशन बोली है, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से आपके घर में नुकसान आ गया, तो वो नुकसान मुझे नहीं भरना है। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. अब एक बार ये गजानन मोरेश्वर वाला केस भी रीड कीजिए, और यहां तक रीड कीजिए, आप एक बार फास्ट रीडिंग दे दीजिए, फिर मैं समझाती हूँ मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। Yes, ma'am. Done. Okay. Now, in this Moreshwar case, decision is taken on the basis of English law. As per English law, indemnity means promise to save another harmless from the loss. तो उसको हम जब सेव कर रहे हैं, तो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, और उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है बेसिकली, इसीलिए हम उसको सेव कर रहे हैं। सो जो भी कोई लॉस नेग्लिजेंस की वजह से होता है या नेचुरल कैलामिटी की वजह से होता है, उस केस में वो कह रहे हैं कि भाई वो भी हमें कवर करना है, एक्सीडेंट की वजह से भी। लेकिन नेचुरल कैलामिटी वाला, जैसे हमने पेड़ वाला एग्जांपल लिया, हर नेचुरल कैलामिटी के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, तो ये केस टू केस में चलेगा। अब आता है, सॉरी, मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस तब होगा जब मैं आपको बोल के, लिख कर, किसी भी फॉर्म में एक्सप्रेस करके बोलूंगी कि आई विल कॉम्पनसेट। एंड इम्प्लाइड इज व्हेन इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस दैट आई एम सपोज टू और आई विल इंडेमनिफाई। इट इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट, जो भी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे इसको फुलफिल करने हैं। जैसे ए ने बोला है बी को कि तुम जो है, ए आस्क्स बी टू बीट सी, ओके, तो यू गो एंड बीट सी, उसको बोला, और बोला अगर सी तो कोई एक्शन तुम्हारे खिलाफ लेगा तो मैं इंडेमनिफाई करूंगा। तो ये प्रॉमिस जो है ये इन्फोर्स नहीं हो सकता
सपोजिंग बी एक्चुअली उसको बीट करके आ जाता है और उसके ऊपर फाइन लगता है, तो वो क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज ये हमारा एक अनलॉफुल एग्रीमेंट था। सेम वे फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी होते हैं। आग लग गई तो इतने पैसे मिलेंगे, शिप डूब गया तो इतने पैसे मिलेंगे। बट देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज वी, इसमें क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस में, एक्चुअली हमने ये लाइन इसलिए लिखी है, ऐसा नहीं कि हम उसमें डैमेजेस को कॉम्पनसेट नहीं करते, बट क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो होता है कि आपको जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। तो यहां पर लाइफ इंश्योरेंस के केस में दे टर्म इट एज लाइफ एश्योरेंस, एंड द इंश्योरेंस कंपनीज दे से दैट वी कैन नॉट कॉम्पनसेट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। हम सिर्फ उसके जाने के बाद जो आपको नुकसान है उसकी आपको वो ना हो, मतलब उसकी आप उसका नुकसान का आपको बहुत ज्यादा हर्जाना ना भुगतना पड़े, उसके लिए हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि वील बी देयर विद यू। इवन दैट इज व्हाई दे कॉल लाइफ इंश्योरेंस एज लाइफ एश्योरेंस ओनली। So that is why they've written here that they don't use this concept there that we are indemnifying you. However, in all other contracts of insurance, it is actually a contract of indemnity. Now, if I talk about section 125, we have rights of indemnity holder. देखिए, the promisee in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover. मैं क्या क्या रिकवर कर सकती हूँ उस पर्सन से जिसने मुझे कहा था कि वो मुझे इंडेमनीफाई करेगा। मैं उससे रिकवर कर सकती हूँ डैमेजेस, मैं उससे रिकवर कर सकती हूँ कॉस्ट जो कि मुझे केस करने का खर्चा पड़ा हो, डैमेजेस जो कि केस करने के बाद उसके ऊपर बनते हों, और ऑल सम्स जो कि उसने हो सकता है इस सूट को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला हो कि वो मुझे देगा। मतलब मान लीजिए मैंने उसको कहा कि आप मुझे पैसे दीजिए नहीं तो मैं आप पे केस करूंगी क्योंकि आपने कहा था कि आप मुझे इंडेमनीफाई करोगे। अब वो जो पैसे देगा या देने की बात कहेगा मैं वो भी रिकवर कर सकती हूँ। सो बेसिकली जो उसने बोला था वो तो देगा ही देगा, लेकिन अगर वो नहीं देता तो मैं उसके ऊपर केस करने के खर्चे भी ले सकती हूँ, मैं उससे डैमेजेस भी ले सकती हूँ, और वो सम जो अगर वो केस ना करने के लिए मुझे बोल रहा है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, तो वो भी उससे ले सकती हूँ। देन कम्स, आफ्टर दिस आई गिव यू 2 minutes to read the whole page. You can just see and let me know if there is any doubt. When does the liability of indemnifier commence? This is also an important issue. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है। जिसने बोला है कि इंडेमनीफाई करूंगा उसकी लाइबिलिटी कब कमेंस होती है उसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है। लेकिन ये कहा गया जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के बेसिस पर कि जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की, यानी अगर मैंने आपको प्रॉमिस किया था तो आपकी अगर लाइबिलिटी एब्सोल्यूट और सर्टन हो जाती है कि भाई नुकसान आपको भरना पड़ रहा है, उसी टाइम मेरी लाइबिलिटी कमेंस हो जाती है। देखिए होता क्या है कि इसमें एग्जाम्पल पहले पढ़ लेते हैं फिर बताती हूँ। देखिए, A promises to guarantee X for any loss that he may suffer for filing a suit against Y. मैं ये कह रही हूँ आपको कि आप कर दो Y पे केस, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई नुकसान होगा तो मैं कॉम्पनसेट कर दूंगी। कोर्ट, अब मान लीजिए आपके केस करने के बाद अगर आप X हो तो आप ही को बोलता है कि Y को डैमेजेस दो। ठीक है, अब क्योंकि ये लॉस सर्टन हो गया है आपका, आप मुझसे क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पर एक सवाल जो कुछ इंग्लिश कोर्ट्स में डिस्कस हुआ था वो ये था कि भाई पहले तुम दे दो फिर मुझसे रिकवर कर लेना। तुम्हारी को कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि तुम 10,000 की उसकी फाइन दो, तो तुम दे दो। ए बोलेगा बाद में मुझसे ले लो ना, पहले मुझसे क्यों ले रहे हो। तो यहाँ पर कोर्ट्स ने कहा कि बाद में लेना होता का मतलब है कि ए के पास एक्स के पास ऑलरेडी है, तो फिर वो ये करवाता ही क्यों, वो डर क्यों रहा होता, इंडेमनिटी की कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों होता। तो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही इसीलिए था कि हो सकता है उसके पास पैसे हों या ना हो उस टाइम, तभी तो उसने आपकी इंश्योरेंस की वेट करी और आपकी इंश्योरेंस के बाद जो है एक्चुअली उसने ये कॉन्ट्रैक्ट आगे या जो भी हमारी एग्रीमेंट था उसको कैरी आउट करा। जब आप एक बार यहाँ तक ये पूरा पेज गो थ्रू करके देखो, इफ देयर इज एनीथिंग विच वी नीड टू डिस्कस अगेन वी कैन डू दैट। हाँ, एग्जाम्पल समझ नहीं आया जो भी आपने लास्ट में बोला ना। लास्ट वाला एग्जाम्पल बस ये बेटा कि जैसे मैंने आपको बोला कोई भी इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ले लो, और मैंने उसमें ये बोला था, इनिशियली मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि जैसे मैंने अपना वाला एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने आपको बोला था आप बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ट्रांजैक्शन कर लो इन गुड्स की, अगर उस ट्रांजैक्शन में कोई भी नुकसान आपको होगा तो वो मैं भरूंगी। अब मान लीजिए बी की तरफ से पेमेंट नहीं आई, ठीक है, आपको नुकसान हो रहा है, या उसने जो गुड्स भेजने थे वो नहीं भेजे, और कर देते हैं इसको रियलिस्टिक, मान लीजिए बी ने कुछ गुड्स आपको भेजने थे और उसने नहीं भेजे, उस वजह से आपको नुकसान हो रहा है। तो द मोमेंट बी कम्युनिकेट्स इट टू यू कि ही विल नॉट बी एबल टू सेंड गुड्स टू यू,
उसकी तरफ से जो एक ये आना था कंफर्मेशन कि वो अपना काम नहीं कर पाए, वो आ गया, आपको लॉस सर्टन हो गया। तो उसी टाइम मेरी लाइबिलिटी अटैच हो गई। अब मुझे जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं करूंगी, मुझे इमीडिएटली करना है। और मैंने इसके आगे एक चीज और बोली थी कि कई बार मेरे जैसे जो इंडेमनिटी देने वाले लोग हैं, वो कोर्ट्स में ये रिप्रेजेंट करते रहे कि सर पहले इसको बोलो खुद कर ले, मेरे से बाद में ले ले, ठीक है मैंने इंडेमनिटी देने की बात करी थी तो मेरे से रीएम्बर्समेंट ले ले। तो यहाँ पर कोर्ट्स ने एक व्यू लिया था, खासतौर पर इंग्लिश कोर्ट्स ने, कि अगर उसको तुमसे रीएम्बर्समेंट ही लेनी होती तो फिर वो इंडेमनिटी कराता ही क्यों, उसके पास खुद होता तो वो खुद ही कर लेता। तुमसे इंडेमनिटी उसने इसीलिए तो दी थी कि उसको ये उसने एक सिचुएशन एनविसाज करी थी कि उसके पास वो उस टाइम नहीं होगा लॉस बियरिंग कैपेसिटी में उसका कैपेबिलिटी। ये मैंने फर्दर ऐड करा। ओके मैम। ऑप्शन जरूर है, एक चीज और याद रखिएगा, ऑप्शन आपके पास है। अब कोर्ट ने, या जैसे बी ने मना कर दिया कि मैं गुड्स नहीं दे सकता, तो वो आपके पास ऑप्शन है। अब आप, हो सकता है मेरी भी वेट ना करो, आपके पास कुछ जल्दी से ट्रांजैक्शन करने का हो, आप फटाफट मार्केट से सामान लेके अपना ऑर्डर आगे एग्जीक्यूट करो, बाद में मुझसे रिइंबर्समेंट लेते रहो। वो ऑप्शन आपके पास हमेशा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले ही मुझसे लेना है, ये अगर आपको पता चल जाए और आप पहले ही मुझसे लेना चाहो, तो मैं उससे बच नहीं सकती, मेरा कहने का मतलब ये था। आप इंडेमनिटी को एक बार गो थ्रू कीजिए, मैं इसे कुछ क्वेश्चन भी भेज रही हूँ, मीटिंग रीस्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी गोज सेपरेट।